टीवी और मैं कीर्ति। वक्त हो चला है खबरों का, लेकिन खबरों से पहले रुकेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर नई दिल्ली से आ रही है। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ा मामला, सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। सोमवार को 11 बजे करेगी सुनवाई। जी हां, दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़ा मामला, सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। सोमवार को सुबह 11 बजे करेगी सुनवाई। किसान आंदोलन और कृषि कानूनों से जुड़े तमाम मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करने वाली है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। रामपुर के प्रभारी मंत्री ब्रिजेश पाठक रामपुर पहुंचे, जहां विकास भवन में उन्होंने अधिकारियों संग समीक्षा बैठक की। ब्रिजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जिला योजना में जो भी विकास कार्य थे उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि तेजी से काम किया जाए और कानून व्यवस्था को भी सही किया जाए। प्रभारी मंत्री की यह समीक्षा बैठक थी। समीक्षा बैठक के दौरान ब्रिजेश पाठक रामपुर पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों के साथ तमाम चीजों पर बातचीत की। वहीं मीडिया से भी बात करते हुए उन्होंने बताया कि जिला योजना में जो भी विकास कार्य थे उनकी बिंदुवार से समीक्षा की गई है और निर्देश दे दिए गए हैं, तेजी से काम किया जाएगा। ब्रिजेश पाठक ने तमाम मंत्री मंडलों के साथ ये बैठक की है। तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे इस पूरी बैठक में। वहीं उन्होंने योजना विकास कार्यों को लेकर जो तमाम योजनाएं बनाई गई हैं उस पर बिंदुवार तरीके से समीक्षा की। साथ ही साथ तमाम लोगों को जरूरी दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि तेजी से कार्य की जो प्रगति है उसमें तेजी आए। जिला योजना में जो भी विकास कार्य थे उनकी बिंदुवार समीक्षा की गई है और निर्देश दिए गए हैं कि शीघ्र से शीघ्र और तेजी से काम किया जाए और कानून व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त रखा जाए। आप जो कह रहे हैं ना, ये मानकर चलिए कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई अपराध घटित होगा, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी भी कीमत पर अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। हमने संगठित माफिया गिरोह को ध्वस्त किया है, उनके नेटवर्क को खत्म किया है, उन पर हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं हो रही हैं उन पर भी हमारी कड़ी नजर है। अपराधियों को हम छोड़ेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश से उन्हें बाहर। अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य गीता प्रधान रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत की। उसके बाद प्रेस वार्ता की, जिसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया। वहीं कृषि कानून को लेकर गीता ने कहा कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, किसान अपने खेतों में उपज उगा रहे हैं। इसके बाद बंदायू कांड पर गीता प्रधान ने कहा कि जो भी दोषी है कानून उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनको सलाखों के पीछे भेजेगी। प्रेस वार्ता कर गीता ने अखिलेश सरकार पर हमला बोला। साथ ही साथ उन्होंने किसानों पर भी कृषि कानूनों को लेकर बोला कि जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, किसान खेतों में उपज उगा रहे हैं। वहीं गीता प्रधान ने कहा कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। आइए आपको सुनाते हैं गीता प्रधान ने क्या कुछ कहा। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे किया जाएगा। हमारी सरकार ऐसे लोगों के प्रति बहुत सख्त है। क्या आपको अपनी पुलिस से उम्मीदें हैं कि वो निष्पक्ष जांच करेंगी? मुझे अपने पुलिस प्रशासन पे विश्वास है और सबसे बड़ा विश्वास मुझे अपनी सरकार पर है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कानून व्यवस्था के प्रति बहुत सख्त हैं। कानून व्यवस्था में पहले से अधिक सुधार हुआ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी दोषी हैं। उत्तर प्रदेश की 12 एमएलसी सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। वहीं ऐलान के बाद से राजनीतिक पार्टियां इस सियासी दंगल में उतर चुकी हैं, लेकिन इस दंगल में बीजेपी दांव मारती दिख रही है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की 12 एमएलसी सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। इनमें से 10 सीटें बिना किसी लाग लपेट के बीजेपी के पाले में जानी है।
जबकि एक सीट समाजवादी पार्टी की भी पक्की मानी जा रही है। बसपा और कांग्रेस अपने दम पर एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है। बीजेपी 2022 के चुनाव से पहले 10 एमएलसी बनाकर अपने राजनीतिक समीकरण को साधने का दांव चलेगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सामने सबसे बड़ा संकट है कि वो इकलौती सीट के लिए किसे उच्च सदन भेजें। बता दें कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की ये 11 सीटें 30 जनवरी को खाली हो रही हैं, जबकि एक सीट पहले से ही खाली है। यूपी की जिन 12 एमएलसी सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, उनमें से अभी 6 सीटें सपा के पास हैं। वहीं बीजेपी के पास 3, बहुजन समाज पार्टी के पास 2 सीटें हैं। इसके अलावा एक नसीमुद्दीन सिद्दीकी की सदस्यता समाप्त हो जाने के चलते खाली हो रही है। यूपी विधानसभा में मौजूदा विधायकों की संख्या के आधार पर सपा सिर्फ एक सीट ही जीत सकती है। ऐसे में जाहिर है कि बाकी 5 सदस्यों का पत्ता साफ होगा। सपा के अहमद हसन, आशु मलिक, रमेश यादव, रामजतन राजभर, वीरेंद्र सिंह और साहब सिंह सैनी के कार्यकाल पूरे हो रहे हैं। ये सभी सदस्य मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाते हैं और अहमद हसन और रमेश यादव सपा के पुराने और दिग्गज नेताओं में शामिल हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा के लिए 1 अनार और 100 बीमार वाली स्थिति खड़ी हो गई है। सपा के सामने अपने परंपरागत मुस्लिम और यादव ही नहीं बल्कि पिछड़े वर्ग को साथ कर रखने की चुनौती है। अभी जिन सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें मुस्लिम यादव के साथ सैनी और राजभर जैसे समाज का प्रतिनिधित्व है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि इन 6 में से अखिलेश यादव किसे उच्च सदन में भेजने के लिए चुनते हैं या फिर किसी नए सदस्य को भेजने का फैसला करते हैं। वहीं बीजेपी नेताओं में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, यूपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राज्य के बीजेपी उपाध्यक्ष लक्ष्मण आचार्य का कार्यकाल 30 जनवरी को पूरा हो रहा है। उच्च सदन की एक सीट के लिए वोट काउंट 32 होगा और 309 विधायकों के साथ बीजेपी आसानी से 9 सदस्यों को भेज सकती है। इसके बाद भी बीजेपी के पास 21 वोट बच रहे हैं। वहीं 9 विधायकों वाले अपना दल की मदद से बीजेपी अपना 10वां उम्मीदवार भी उच्च सदन भेज सकती है। बसपा के पास महज 10 सदस्य ही बचे हैं और जब तक उसे अन्य विपक्षी या बीजेपी का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक उच्च सदन में बसपा का एक भी सदस्य नहीं जा पाएगा। ऐसे में देखना होगा कि बसपा क्या स्टैंड लेती है। ऐसे में यूपी की 10वीं विधान परिषद सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो सकता है। बसपा प्रमुख मायावती पहले ही कह चुकी हैं कि सपा को किसी भी सूरत में एमएलसी सीट नहीं जीतने देंगी। इसके लिए उन्हें बीजेपी को भी समर्थन करना पड़ेगा तो तैयार है। ऐसे में कांग्रेस, सपा, निर्दलीय और ओम प्रकाश राजभर मिलकर एक सीट जिताने की स्थिति में है, लेकिन इसके लिए बसपा के कुछ विधायकों का भी समर्थन जुटाना जरूरी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। यूपी के हमीरपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही से प्राइवेट लाइनमैन की हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, यूपी के हमीरपुर का यह पूरा मामला है, जहां विद्युत विभाग की लापरवाही साफ तौर पर देखी गई। लाइनमैन के काम करते दौरान हाईटेंशन लाइन की जो बिजली कट हुई थी उसे ऑन कर दिया गया, जिसके चलते हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से लाइनमैन की मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पावर हाउस से सेट डाउन लिया गया, उनको याद नहीं रही, सेट डाउन वापस कर दिया गया है। तो क्या कहना चाहते हैं, बिजली विभाग की लापरवाही के चलते? हाँ, बिजली विभाग की लापरवाही है। खबरों के बीच रुकेंगे और गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। गाजीपुर बॉर्डर पर दंगल का आयोजन। आज किसान मंच पर करेंगे दंगल। गाजीपुर बॉर्डर पर दंगल का आयोजन। आज किसान आंदोलन मंच पर करेंगे दंगल। संयुक्त किसान मंच का सम्मान कार्यक्रम आज।
12 बजे से शाम 4 बजे तक होगा कार्यक्रम। राकेश टिकैत के मार्गदर्शन में होगा कार्यक्रम। देश के पहलवानों को कुश्ती के लिए निमंत्रण। जी हां, गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन मंच पर करेगा दंगल। संयुक्त किसान मंच का सम्मान कार्यक्रम आज 12 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वहीं राकेश टिकैत किसान नेता के मार्गदर्शन में होगा कार्यक्रम। देश के पहलवानों को कुश्ती के लिए भी निमंत्रण भेजा गया है। यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी में बर्ड फ्लू का मिला पहला केस। कानपुर चिड़ियाघर सील। बर्ड फ्लू से हुई थी 4 पक्षियों की मौत। 15 दिनों के लिए बंद करने का आदेश। जी हां, यूपी में बर्ड फ्लू का पहला केस सामने आ चुका है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता रेहान वारसी जुड़ चुके हैं। रेहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? जी कीर्ति, मैं बताना चाहूंगा कि यूपी में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और कानपुर चिड़ियाघर में 4 पक्षियों की मौत हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो शासन है वो पूरी सावधानियां बरत रहा है। जो वहाँ की मिट्टी है, जो वहाँ का मल है, उसको भी जांच के लिए भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ जो कानपुर के अनिल कुमार मिश्रा है, उन्होंने कहा है कि जो बर्ड फ्लू है वो कोरोना से ज्यादा खतरनाक है और हमें जो कोरोना में सावधानियां हमने बरती थी वो इसमें भी हमें बरतनी होगी। किस तरह की आगे सरकार क्या कुछ कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर? क्या कुछ एक्शन लिया गया सरकार की तरफ से? फिलहाल तो जो पक्षियों की मौत हुई थी उनकी जांच भोपाल रिसर्च सेंटर भेजी गई थी, जहाँ पे उनकी पुष्टि हो गई है कि इनकी मौत बर्ड फ्लू से हुई है। तो पूरी तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है या जो प्रशासन है वो अलर्ट है और आगे इस तरीके के केस न बढ़ने पाए उसकी सावधानियां बरत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रेहान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में नए कोरोना वायरस स्ट्रेन के बाद अब बर्ड फ्लू ने भी दस्तक दे दी है। प्रदेश में कानपुर से पहला बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है। यहाँ के चिड़ियाघर में जंगली मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। चिड़ियाघर में 2 दिन के अंदर 4 मुर्गों और 2 तोतों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद कानपुर में लगातार हो रही मुर्गों की मौत के बाद सैंपल लिया गया। इसे जांच के लिए भोपाल के रिसर्च सेंटर भेजा गया, जहां मुर्गों में बर्ड फ्लू की पुष्टि की गई है। मरे हुए मुर्गों में H5 स्ट्रेन मिला है। इसे बर्ड फ्लू का सबसे खतरनाक स्ट्रेन माना जाता है। वहीं सरकार द्वारा एक्शन लेते हुए तमाम बर्ड्स को जो भी वहां पे चिड़ियाघर में मौजूद है उन्हें खत्म करने की हिदायत दी गई है। पंद्रह दिनों के लिए कानपुर का जू जो है वो बंद करने के सरकार की तरफ से आदेश दे दिए गए हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली खबरों की ओर। बहराइच के कोतवाली मुर्तिहा क्षेत्र में एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। एक घर में लगी आग ने देखते ही देखते बगल के घर को भी अपनी आगोश में ले लिया। आग देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कतों के बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। बहराइच का ये पूरा मामला है, जहां पे मुर्तिया क्षेत्र में एक घर में भीषण आग लगने से अन्य घरों में भी ये आग फैलती चली गई। वहीं ग्रामीण हरकत में आए और उन्होंने आग पर काबू पाया। सूबे में पंचायत चुनाव के ऐलान होते ही सभी पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुट गई हैं। वहीं बीजेपी पूरी गंभीरता से मैदान में डट गई है। 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले इन चुनावों में सत्ताधारी दल बीजेपी पहली बार पूरी तैयारी के साथ यूपी पंचायत चुनाव में शिरकत करने जा रही है। देखिए इस पर प्राइम टीवी की एक खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कोऑपरेटिव चुनाव में सपा का सियासी वर्चस्व पूरी तरह से समाप्त करने के बाद बीजेपी पंचायत चुनाव में जीत का परचम लहराने की कवायद में है। सूबे में पंचायत चुनाव की हलचल तेज होते ही बीजेपी पूरी गंभीरता के साथ मैदान में डट गई है।
2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माने जाने वाले इन चुनावों में सत्ताधारी दल बीजेपी पहली बार पूरी तैयारी के साथ यूपी पंचायत चुनाव में शिरकत करने जा रही है। पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने प्रदेश में 6 प्रभारी नियुक्त किए हैं। यह स्थानीय स्तर पर राजनीतिक व सामाजिक स्थिति का आकलन करने के लिए 7 से 17 जनवरी तक जिले स्तर पर समन्वय बैठक शुरू कर रहे हैं। इस बैठक के जरिए पंचायत चुनाव के लिए मजबूत प्रत्याशियों की तलाश भी पार्टी करेगी। बीजेपी की जिलावार बैठक के जरिए प्रभारी अपने अपने क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने का मंत्र देंगे। इस दौरान समाज के गणमान्य जनों व सभी जाति वर्ग के लोगों से संपर्क और संवाद करने की बीजेपी ने रणनीति बनाई है। बीजेपी कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों से मिलेंगे और उन्हें मोदी सरकार के 6 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और योगी सरकार की 4 साल की योजनाओं से अवगत कराएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का खतरा भी बीजेपी को पंचायत चुनाव में सता रहा है। ऐसे में किसान आंदोलन चुनाव को प्रभावित न कर सके, इसलिए भी पार्टी ने बाकायदा रणनीति बनाई है। बीजेपी ने अपने जिला स्तर की समन्वय बैठक में खासकर पार्टी कार्यकर्ताओं को किसानों के हितों को ध्यान में रखकर लागू की गई योजनाओं से गांव के लोगों को अवगत कराने की रणनीति अपनाई है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक में कहा था कि पंचायत चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यकर्ता अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ता हर बूथ पर जीत का लक्ष्य लेकर केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियां लेकर गांव-गांव, घर-घर में दस्तक देकर पार्टी का विजय का मार्ग प्रशस्त करें। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक को यूपी पंचायत चुनाव का प्रभार मिला हुआ है। वो पिछले महीने में ही जन जागरण अभियान शुरू कर चुके हैं। उन्होंने पहले ही कह दिया है कि जिला पंचायत की सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन अभी प्रधान और वीडीसी सदस्यों के लिए प्रत्याशी देने या नहीं देने पर फैसला नहीं हुआ है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश की 75 जिला पंचायतों में सदस्य के 3200 पद हैं। हालांकि परिसीमन के बाद कुछ सीटें घट या बढ़ सकती हैं। यूपी में ब्लॉकों की संख्या 822 हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 828 हो चुकी हैं। इसके अलावा 58,000 ग्राम पंचायतें भी हैं। जिला पंचायत की तरह बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधान के पद पर प्रत्याशी उतारेगी। इस रणनीति के जरिए बीजेपी गांव स्तर पर अपना संगठन को मजबूत करेगी, जो कि 2022 के चुनाव में उसके लिए सियासी फायदा दिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। पंचायत चुनाव की बीजेपी ने तो पूरी तैयारी कर ली है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबरों की ओर। प्रतापगढ़ में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रतापगढ़ के रायपुर में बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी से लूटकर घटना को अंजाम दिया। बता दें कि पट्टी सर्राफा व्यवसायी 2 भाई दुकान बंद करके बाइक से घर जा रहे थे। घर पहुंचने के पहले ही बदमाशों ने सर्राफा व्यवसायी से ज्वेलरी और पैसों से भरा बैग छीन लिया और दोनों भाइयों को गोली मार दी। घटना में एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रतापगढ़ में बदमाशों के हौसले इस कदर बढ़ चुके हैं कि बीच रोड पर बदमाशों ने सर्राफा व्यापारियों से लूट की घटना को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर सर्राफा व्यवसायी से ज्वेलरी और पैसों से भरा बैग लूटकर बदमाश फरार हो गए। बहराइच कोतवाली नगर क्षेत्र के ब्रह्माणीपुर में एक जर्जर मकान के गिरने से 4 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि जर्जर मकान को तोड़ रहे 4 मजदूर छत गिरने की वजह से उसके नीचे दब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बहराइच कोतवाली नगर क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां ब्रह्माणीपुर में
एक जर्जर मकान के गिरने से 4 मजदूरों की गंभीर रूप से घायल होने की सूचना सामने आ रही है। बता दें कि जर्जर मकान तोड़ रहे 4 मजदूर छत गिरने की वजह से उसके नीचे दब गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आज दिनांक 9/1/2001 को थाना कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में मोहल्ला ब्राह्मणीपुरा के निवासी अश्वनी कुमार मिश्र अपना पुराना मकान ठेकेदार बलराम सनाब डल्ला द्वारा तोड़वा रहे थे। तभी मकान की छत गिर गई, जिसमें 4 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलने पर थाना कोतवाली नगर की पुलिस मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल जिला चिकित्सालय भेजा गया। घायलों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। आगे की विधिक बदायूं के कस्बा बगरैन में खुसरो कप द्वारा मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर जगह खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। तो वहीं मैच के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आने वाली बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य ने पहुंचकर मैच की शोभा और बढ़ा दी और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि खेलने से शरीर स्वस्थ रहता है और बात जीतने की है तो मेहनत और लगन से हर जीत जीती जा सकती है। बीजेपी सांसद संघमित्रा बदायूं पहुंची। यहां पर खुसरो कप द्वारा मैच का आयोजन के दौरान वो पहुंची हुई थी। इस दौरान उन्होंने तमाम खिलाड़ियों का हौसला अफजाई की। तो वहीं मैच के आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची सांसद संघमित्रा मौर्य ने वहां की मैच की शोभा भी बढ़ाई और खिलाड़ियों का हौसला भी बढ़ाया। बस्ती में हाईवे के किनारे 3 शव मिलने से सनसनी फैल गई। छावनी थाना क्षेत्र में आलू व्यापारी समेत 3 की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मरने वालों में आलू व्यापारी, ट्रक का ड्राइवर और खलासी शामिल है। हत्या का कारण फिलहाल अभी तक पता नहीं चल सका है। वहीं मौके पर एसपी हेमराज मीणा, एएसपी समेत सीओ हरैया और छावनी पुलिस पहुंच गई है। तीनों के शव को 5 किलोमीटर के अंदर 2 जगहों पर मिले पाया गया है। बता दें कि कानपुर का आलू व्यापारी ट्रक लेकर बिहार गया था और आलू बेचकर लौटते समय रंजिशन हत्या होने की घटना बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच पड़ताल में जुट गई है। छावनी थाना क्षेत्र में आज एक डेड बॉडी मिली और लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे ट्रक में पड़ी हुई 2 डेड बॉडी मिली और ये तीनों डेड बॉडी एक ही साथ लोग थे। एक ड्राइवर की है, एक खलासी की है और एक उसमें बैठे हुए व्यापारी की डेड बॉडी है। आज सुबह करीब 9 बजे के आसपास में आदेश ढाबा थाना छावनी क्षेत्र में यहाँ पे एक डेड बॉडी मिलने की सूचना मिली थी, जिसपे तत्काल थाना प्रभारी छावनी के द्वारा मौके पर पहुँच के और जांच पड़ताल किया गया, जिसमें मृतक व्यक्ति के पास में एक मोबाइल मिला था। उस मोबाइल से पूरी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि ये इनका नाम सोनू मौर्य है और ये एक ट्रक है जो कि उन्नाव का मालिक उनके उन्नाव के हैं और इस ट्रक में ये लोग कल दिन में बिहार में आलू और प्याज उतार के कल शाम को बिहार। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा पहुंचे। यहां श्रीकांत शर्मा ने कुंभ मेले स्थल का निरीक्षण किया। मंत्री ने खुद ट्रैक्टर चलाकर मेला स्थल का जायजा लिया। वैक्सीन को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर श्रीकांत शर्मा ने क्या कुछ लोग गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले, गुलाम सोच रखने वाले लोगों को वैज्ञानिकों का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कृषि कानून को लेकर भी कई बातें कही। क्या कुछ कहा श्रीकांत शर्मा ने, चलिए आपको भी सुनवा देते हैं। माफ कीजिएगा, दरअसल श्रीकांत शर्मा जिस दौरान निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा पहुंचे। यहां श्रीकांत शर्मा ने कुंभ मेले स्थल का निरीक्षण किया। मंत्री ने खुद ट्रैक्टर चलाकर मेले स्थल का जायजा लिया। वहीं वैक्सीन को लेकर उन्होंने अखिलेश द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कुछ लोग गुलामी की मानसिकता से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। गुलाम सोच रखने वाले लोगों को वैज्ञानिकों का सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने कृषि कानूनों को लेकर भी कई बातें कही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी पर।